जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सब लोग वैसे ही हो तो फिर, और कोशिश करिए प्रेजेंट रहें, जो मेरे लिए फायदेमंद हो ना हो आपके लिए जरूर है। देखो इसमें हम लोगों को जो पढ़ना था, जो इंट्रोडक्शन था, मैंने बता दिया था सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ रहे हैं वो टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है वो तो आप पढ़ोगे, बट क्यों पढ़ना है ये ज्यादा बेटर समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सीक्वेंशली उसको समझ सको, ठीक है। कैसे पढ़ना है सीक्वेंस अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको ये पता चल जाए क्यों पढ़ना है, ठीक है। सो पहले 4-5 यूनिट में डिवाइडेड है टोटल सिलेबस आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स का, जिसमें फर्स्ट है, ठीक है, 5 ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें है मीन मीडियन मोड पढ़ना है, जो कि शायद आप लोग 10th में पढ़े होंगे। पढ़ा है 10th में? सब लोग पढ़े होंगे। पढ़ा है या नहीं मैंने ये पूछा, याद है या नहीं पूछा, नहीं पूछा। तो जो पूछ रहे पहले उसका आंसर करो। पढ़ा है 10th में सब लोग पढ़े? जी मैम। मीन मोड क्या है? सो उसी को अगर हम मीन मीडियन बस वहां पे कैलकुलेट करते थे, डेटा दिया जाता था, कैलकुलेट करते थे, जैसे टीचर ने बताया कैलकुलेट कर दिए, एग्जाम में आ गया, पास हो गए, काम खत्म, यही था। अब इन डीप सेंस उसको समझो, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दैट, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट हम बताने वाले हैं यही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको इन डीप हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, फिर आगे सीक्वेंशली देखेंगे। सेकंड टर्म मेजर ऑफ वेरिएशन है, थर्ड कोरिलेशन रिग्रेशन है, फोर्थ काई स्क्वायर टेस्ट और हाइपोथेसिस टेस्टिंग फोर्थ एंड फिफ्थ है। तो ये 5 टॉपिक है आपका, यूनिट वाइज डिवाइडेड है। सो फर्स्ट यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड, जो जानते हो क्या है बट समझना है किस तरह से डिफाइन कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड हम नोटेशन यूज करते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी को समझिए है क्या। जब डेटा किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करता है, नियर अबाउट है, तो उस पॉइंट को हम सेंट्रल पॉइंट कंसीडर करते हैं, और उस सेंट्रल पॉइंट की तरफ मूवमेंट को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। उस टेंडेंसी को, जिस टेंडेंसी के थ्रू वो सेंट्रल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, दैट टेंडेंसी इज सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये अब टेंडेंसी जैसे क्लास में नहीं पढ़ना, आपकी टेंडेंसी है, ठीक है। एक पॉइंट जो आप कर रहे हैं वर्क, जिस वे में कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट करना एक ह्यूमन नेचर है, ग्रोथ करना, प्रॉफिट्स देखना, तो ये क्या है, ह्यूमन नेचर का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेंडेंसी है, जो उस पर्टिकुलर वहां उसका झुकाव ज्यादा है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ टेंडेंसी, आप इस तरह से बोल सकते हैं, जिसका समझने के लिए ये बोला जा सकता है। सपोज इस चीज को ऐसे मान लीजिए, अगर कुछ मान लीजिए एवरेज रोल नंबर 57 तब बाबा तब हम कैसे पूछते हैं। रोल नंबर 57 रिमूव होना चाह रहे हो, यहाँ का फैन ऑन नहीं होगा, उधर करो। फर्स्ट मत करना, सेकंड करो। ज्योति, turn on your camera. Kumar Roshan, turn on your camera. And Suman Prakash, कैमरा ऑन करिए। मैंने हैंड रेज करने के लिए नहीं कहा है, कैमरा ऑन करने के लिए कहा है, अदरवाइज रिमूव करने वाली हूँ। फिर आपको एक बार कर चुकी हूँ, दोबारा, ठीक है। सो सेंट्रल टेंडेंसी जो होगा, जो सेंट्रल पॉइंट बताएगा, इससे ऐसे समझ में लिटरल मीनिंग है, जो कि बहुत ज्यादा हो सकता है क्लियर ना हो, तो इस चीज को इस तरह से समझो। सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, सपोज अगर किसी भी टर्म में, जैसे मान लीजिए किसी वेंडर का सब्जी सेल, फूड स्टॉल जो लगाता है रोड पे, मान लो उसका इनकम जानना है, क्या कर सकते हैं, कैसे जानेंगे? आज का इनकम आज है, कल का इनकम कुछ और था, नेक्स्ट डे कुछ और होगा। सो हर दिन उसका क्या होगा, जो भी इनकम होगा हर दिन का डिफरेंट होगा। और अगर वो हर दिन का डिटेल आपको बताता है, टोटल 365 डेज
बताता है, कुछ समझ में आने वाला है क्या उसका इनकम था? एवरेज। अगर हर दिन का वो बताता है तो समझ में नहीं आएगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? जस्ट टेक एवरेज। सो एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे? हर दिन का उसका इनकम जोड़ लेंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल 65 डेज का निकालना है तो टोटल 65 से डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं ये? यस मैम। सो ये तरीका क्यों अपनाया गया? क्योंकि हर दिन का जो एवरेज था, हर दिन का जो इनकम था वो डिफरेंट था। और अगर आप उससे पूछते हो आपका इनकम क्या, वो किसी एक दिन का बता दे, दूसरे दिन का बताए, तीसरे दिन का बताए, हर दिन का अलग अलग बताए, तो आप कुछ भी कंक्लूड करने के कंडीशन में नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप कंक्लूड नहीं करेंगे, सपोज आप सोच रहे हो कि हमें मुझे कोई फूड स्टॉल ही लगाना है, क्या इनकम होगा? सपोज आप एनालाइज करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप एनालाइज करने के कंडीशन में ही नहीं होंगे क्योंकि हर दिन का वो डिफरेंट बता रहा है। तो एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऑन द एवरेज निकालना पड़ेगा, और ऑन द एवरेज जो भी अमाउंट आ रहा है, सपोज 20 रुपीज, 200 रुपीज, 250 रुपीज, एक दिन का बता, ऑन द एवरेज बता रहा है, सपोज मीन ये 250 रुपीज है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एक दिन का जो है इनकम अराउंड 250 रुपीज होगा, अराउंड 250 रुपीज। ना ही एग्जैक्टली इतना हो सकता है, इससे कुछ ज्यादा, इससे कम, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर एग्जैक्टली इतना हो सकता है, बट अराउंड इसके आसपास हो जाएगा। या फिर आप पूरे मंथ कर रहे हैं तब भी पता चल जाएगा कि ऐसा है या नहीं। तो आपको एक टेंडेंसी, एक मूवमेंट, आइदर मूविंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर एग्जैक्टली इतना ही हो रहा है, ये गेस करने के लिए, ये आइडिया लेने के लिए आपको सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत पड़ती है। सो ये एक यूज है मीन का, एवरेज का, सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना, जो सोशल लाइफ में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। सपोज किसी शॉप का ही सेल ले लो, तो हर दिन तो शॉप का फिक्स सेल होता नहीं है, किसी पर्टिकुलर डे बहुत ज्यादा होगा, किसी पर्टिकुलर डे होगा भी नहीं। सो ऐसा केस अगर हमें जानना है तो ऑन द एवरेज ये मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी यही पॉइंट है। जैसे मान लो इसका कुछ और एग्जांपल ले लो। सो एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास इज सपोज 65% है, तो क्या इसका मतलब है ये होगा कि सबका ही मार्क्स 65% आया हो? है पॉसिबल? नहीं होगा। हो सकता है किसी का एग्जैक्टली 65 आ जाए, किसी का 65 से ज्यादा आ जाए, लेकिन सबका ही 65 आए, क्या ये पॉसिबल है? अगर सेम क्वेश्चन इस चीज को यहाँ पे अराइज कर दिया जाए, हर दिन का ही उसका इनकम 250 रुपीज है, क्या ये सही है? नहीं होगा। सो यहाँ पे एक रफ आइडिया मिलता है, क्योंकि रफ आइडिया लेना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हर दिन का हम डेटा स्टडी नहीं कर सकते। मान लो 365 डेज किसी शॉप का जो भी सेल हुआ है, जो भी अमाउंट है, वो पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ कंक्लूड कर पाओगे? देयर इज नो चांस कि आप कुछ कंक्लूड कर पाए। और हर डेटा को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा, कहाँ था, कब कैसा हुआ, तो आपको खुद ही कंक्लूड करने में मुश्किल है। या फिर आप खुद का ही ले लो मार्क्स, जब से पढ़ाई शुरू की हो तब से अभी तक जो मार्क्स आया सबको लिख लो बोर्ड पे। कुछ कंक्लूजन, इंप्रूवमेंट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कुछ कंक्लूजन करने के कंडीशन में है नहीं। सो ऑन द एवरेज, मान लीजिए आपका 10th में एवरेज मार्क्स कुछ आया होगा, एवरेज ही आता है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बात करोगे तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आया, बट पूरे 11th में क्या आया? ऑन द एवरेज मार्क्स आता है, क्योंकि आप टोटल 5 पेपर्स का मार्क्स ऐड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो ऑन द एवरेज मार्क्स निकालते हैं। सेम यही काम इंटरमीडिएट में भी किए होंगे। सो एवरेज मार्क्स ऑफ दैट 10th एंड 11th जो भी 12th आया होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है उससे पता चल जाएगा आपका इंप्रूवमेंट हुआ था या नहीं। तो ये यहाँ पे, या फिर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एवरेज का, क्योंकि हर मार्क्स को कंपेयर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो ये बेसिक यूज है। ठीक है, सो सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करें तो डेटा क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। अगर जो भी एवरेज आ रहा है ये माना जाता है इस एवरेज के आसपास की डेटा क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, क्या है? इसमें से फिजिक्स पढ़े होंगे कितने लोग इंटरमीडिएट में? नहीं, 10th 12th में पढ़े थे। उसमें एक पॉइंट आता है फोकस, है ना? अगर कोई ग्लास है जो कि मिरर आप देखते होंगे, तो अगर कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा ही फोकस होता है। सो ये जो फोकस है उस तरह का ही सेंट्रल टेंडेंसी का पॉइंट होता है, अराउंड दैट।
नंबर्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही हो, फिजिक्स में ऐसा होता है, बट आप उसको रेफरेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको आप मैक्सिमम जो रेस आ रही है वो यहाँ पे लाई करेगा, तो वो फोकस हो जाता था। उसी तरह का सेंट्रल पॉइंट ये है, तो आप ये सोच सकते हैं कि इसके अराउंड लमसम ये होगा, बस 100% आप नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि 100% सबका 65 मार्क्स आएगा ये नहीं होगा, ठीक है। कुछ का मार्क्स इसमें हो सकता है 20 भी आ जाए, कुछ का 99 भी आ सकता है, जो कि बहुत कम चांस है, लेकिन आ सकता है, तो इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, बस ये बताता है। तो ऑन द एवरेज ये होता है कि पूरे भीड़ में हम कुछ कंक्लूड करने के कंडीशन में नहीं थे, बट विद द हेल्प ऑफ एवरेज हम कुछ कंक्लूजन तक, कुछ लेवल तक जा सकते हैं, थोड़ा रिलाई कर सकते हैं। 100% तो रिलाई कहीं भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ वेरिएबल। ये जो वैल्यू है वो खुद भी चेंज करेगा, एक नंबर को ऐड कर दो, किसी का मार्क्स ऊपर नीचे कुछ हो गया तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा। सो जब ये चेंज हो जाएगा तो हमारा जो 100% श्योरिटी वाला कंडीशन है वो कभी भी नहीं होगा। सो 100% आप इस पर श्योर नहीं हो सकते। इसका एक एग्जांपल ये भी कंसीडर कर लो, मान लीजिए आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच ऐसा कुछ है, किसी तालाब में जा रहे हो, उसका डेप्थ बोल दिया जाए 5 फीट 5 इंच है, तो आप क्या सोचेंगे, एवरेज जो है वो 5.5 है और आपकी हाइट 5.8 है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका हाइट जो है वो ज्यादा है उसके डेप्थ से, है ना, सोच सकते हो ये चीज। तो अगर ऐसा होगा तो आप चले गए गंगा जी में, मान लीजिए किसी नदी तालाब में गए, होगा क्या, डूब जाएंगे। कैसे डूब सकते हैं, क्योंकि वो 99 भी हो सकता है, मतलब कहीं हाइट उसका 10 भी हो सकता है, वो एवरेज है, ठीक है, तो वो कभी 10 फीट भी हो सकता है, कहीं 2 फीट भी हो सकता है, ठीक है, कहीं 10 फीट भी होगा, कहीं 2 फीट भी हो जाएगा। तो आप क्या होगा, अब रिलाई करोगे किस पे, एवरेज पे, तो काम खत्म। तो यही चीज समझना है कि जो आप सेंट्रल टेंडेंसी ले रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी नहीं बताता, वो एक पॉइंट बताता है कि अराउंड दिस वैल्यूज मैक्सिमम लाई करेगा, बट 100% श्योरिटी नहीं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल यही है, नदी में डूबने वाला याद रखना, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में इस चीज को लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। इससे पहले टर्म लिख लेना, स्टैटिस्टिक्स, बता रहे हैं वो भी क्या, स्टैटिस्टिक्स। सो सबसे पहले देख लेते हैं, जो ये डेटा जो टॉपिक पढ़ रहे हो, क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वो क्या मीन करता है। क्वांटिटी वर्ड पढ़ा है, क्वांटिटी मात्रा, अमाउंट, ठीक है। सो अमाउंट क्या होगा, ग्रेटर लेस कुछ नंबर होगा, जब भी होगा तो क्वांटिटी मींस नंबर्स का मेजरमेंट का जो टेक्निक है, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स, सम मेजरेबल टेक्निक्स। सो क्वांटिटी को डील करने वाले जो भी मेथड्स हैं, दैट आर क्वांटिटेटिव मेथड्स। जो आपके पेपर में ये क्वांटिटेटिव मेथड्स के फॉर्म में लिखा है, जिसको डील किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है, आपके पास डेटा गिवन होता है, उस डेटा से जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन मीडियन मोड जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तरीका है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज लिख लो, स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ डेटा and quantitative method. Statistic is the science of data. Statistics spelling लिख लो, नहीं तो पता चला, STATISTICS. Statistics is the science of data having some tools or techniques to extract
to extract some information from the data, extracting some information from the data to know about the data, to know about the data. ठीक है, ये मैंने मीनिंग लिखा दिया है. स्टैटिस्टिक्स एक सेट ऑफ टूल्स का बॉक्स है, जिस बॉक्स से आप टूल्स निकालेंगे, उसका हेल्प से मेजरमेंट करेंगे, डेटा को स्टडी करेंगे. ठीक है, सो सेंट्रल टेंडेंसी उसी का एक पार्ट है. लिख दो सेंट्रल टेंडेंसी. फर्स्ट यूनिट का भी यहाँ पे डाल दीजिए. फर्स्ट यूनिट आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं. सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वर्ड, सेंट्रल मॉल वाला याद करो. टेंडेंसी TNDENCY. सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल वर्ड यूज होता है वही है सेंट्रल टेंडेंसी. सो सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन कर लीजिए. सेंट्रल टेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ डेटा. Central tendency is the tendency of data which concentrates at the central value, which concentrates at the central value of the whole data, of the whole data. ठीक है, पूरा जो भी डेटा है उसका सेंट्रल पॉइंट की तरफ जो फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, इसमें से 3 मेजर्स आपको पढ़ने वाले हो तो लिखो. देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ऐसे है 5 बट आप 3 लिखो क्योंकि वही 3 फोकस किया हुआ है आपके सिलेबस में, वही 3 है. Three measures of central tendency. There are 3 measures of central tendency. Number 1, arithmetic mean. Arithmetic mean. Mean. ब्रैकेट में AM लिख सकते हो. ठीक है, arithmetic mean. नेक्स्ट लिखिए. डिफाइन करेंगे तो फिर डिटेल में मुझे और बताना होगा. पहले लिख लो हेडिंग, उसके बाद डिफाइन. सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन लिख दिया, ब्रैकेट में AM. नेक्स्ट लिखो मीडियन. मीडियन, मीडियन की चलो ठीक है, ब्रैकेट में MD डाल दो. MD, डी सफिक्स होगा. अर्थमेटिक मीन में M भी डाल सकते हैं, ये भी लिख लीजिए. एक एम लिखते हैं, कहीं कहीं M भी लिख दिया जाता है उसको. सो मीडियन लिखो, मीडियन का नोटेशन MD होगा. नेक्स्ट है मोड, दैट इज MO. M कैपिटल लिखना, O सफिक्स है, छोटा सा होगा. ठीक है, MO. इसी में M कैपिटल है, D स्मॉल होगा, सफिक्स है. ठीक है, सो 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, मीन, मीडियन. अब जो मीन है इसको 2 पार्ट में, इन 3 पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक है एवरेज, सिंपल एवरेज, और दूसरा है पोजिशनल एवरेज. सो पोजीशन वर्ड तो पता है, अकॉर्डिंग टू प्लेस की बात करते हैं हम. तो बाकी का जो 2 है मेजर, मीडियन और मोड, दैट इज पोजिशनल एवरेज एंड फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज. ठीक है, सो पहले हम सिंपल एवरेज देख लें. लिखिए अर्थमेटिक मीन. अब इसको डिफाइन करो. सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी बोलते हैं. ठीक है, सो पहले लिखिए अर्थमेटिक मीन. द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द अर्थमेटिक मीन, the arithmetic mean of a set of observations of a set of observations
सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, x1 x2 इस तरह से xn है. This is a set of observation. Suppose this is the marks of first roll number, second roll number, third roll number, इस तरह से लिखा है. क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सबका रोल नंबर का मार्क्स लिखा है. ठीक है, रोल नंबर 1 का मार्क्स, रोल नंबर 2 का मार्क्स, इस तरह से लिखा है. सो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये पूरा सेट है आपके क्लास के मार्क्स का. ठीक है, क्या स्टेटमेंट लिखे थे? Arithmetic mean of a set of observation x1 x2 up to xn is defined as x bar is equal to x1 plus x2 up to कहाँ तक जाएगा? लास्ट टर्म xn divided by n. ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ, लैंग्वेज अगर पसंद है तो लैंग्वेज के टर्म में लिख लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, इसको x बार से डिनोट किया जाता है, या फिर एरिया में लिख सकते हो, या फिर दिस इज आल्सो m मीन. ठीक है, x बार को नीचे x बार ही लिखेंगे. ये x बार लिखो. इसका और भी टर्म अभी हम लिखवा रहे हैं, जस्ट वेट. इस मैथमेटिकल टर्म को हम लिखने वाले हैं इसके बाद. x बार इज इक्वल टू समेशन सिग्मा पढ़ सकते हो, बट समेशन वर्ड बेटर ऑप्शन. Summation means क्या बोल रहा है? Sum of all the observation. Sum of observation किसका है? X observation है, और ये जो है वो चेंज कर रहा है, so we can write xi. लिख सकते हैं. I की जगह 1 करोगे तो x1, I की जगह 2 रखोगे तो x2, इस तरह से xn जाएगा. क्लियर है? डिवाइड कर लो, कहाँ तक? n है, so टोटल n है. अब यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है तो बहुत कुछ है जो क्लियर नहीं होता है, जिसको हम ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं. I का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके n तक, क्योंकि ये n होना जरूरी है. बिकॉज हो सकता है आप 10% को काउंट कर रहे हैं, दूसरा 12% को काउंट कर रहा है, तो यहाँ पता कैसे चलेगा? तो वहां पे रेंज डाल दीजिए. 1 से लेके 12 रोल नंबर कंसीडर कर रहा है, 1 से लेके 10 रोल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, तो वो पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो. सो मैथमेटिकल नोटेशन ये होगा. सिंपलीफाई करोगे तो ये लिखोगे, लैंग्वेज में लिखना है तो ये लिखना है. तीनों चीज में कोई कंफ्यूजन इन तीनों एक्सप्रेशन में है तो बताओ, है कोई कंफ्यूजन नहीं? बोलिए, है क्यों? ठीक है, फिर ये है आपका एवरेज. दिस इज द मेजर ऑफ, बेसिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको एवरेज बोलते हैं, या फिर सिंपल एवरेज बोलो, या फिर मीन बोला जाता है. मीन एग्जैक्टली वर्ड हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मीन. अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. शायद आप पढ़े हो, नहीं पढ़ा है? होगा, पढ़े होंगे 10th में पढ़े होंगे. हाँ, फिजिक्स में हार्मोनिक मूवमेंट होता है, इसलिए हार्मोनिक मीन भी आता है. बट 10th तक, टिल 10th तक मैथ्स में भी ऐसा कुछ है. HPGP प्रोग्रेशन हो जाता है, पूरा सीक्वेंस हो जाता है, लेकिन अगर मीन निकालोगे तो उसी प्रोग्रेशन का तो एवरेज आ जाएगा इस तरह का, लेकिन वो उसी की तरह का वो प्रोग्रेशन है. HP बोल दिए तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, GP बोल दिए तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जियोमेट्रिक सीरीज. एक सीरीज नंबर का सीरीज मिले, यहाँ पे वो नहीं होता है, अलग होता है, थोड़ा अलग होता है. उसमें भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उसका ओरिजिन कुछ और है. ओरिजिन कुछ और है, उस जिस लॉजिक पे है कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा, लेकिन अरिथमेटिक मीन अलग है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलग है. ठीक है, दोनों थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, ये इतना कोई कंफ्यूजन नहीं. के बाद अगर इसी को डेटा के टर्म में लिख दिया जाए, जैसे मान लो इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है 50, 60, 8, 80, 90, 4, 40, 72, 68. एवरेज बताओ तो क्या होगा?
एक एग्जांपल डाल दूं, एग्जांपल लिख लीजिए इजी। So, 68, 50, 68, 50. find the average, क्वेश्चन लिख लो, find the average। एवरेज लिखा जाए या फिर एम लिखा जाए या फिर एम लिखा जाए या फिर एवरेज, मतलब सर हर केस में क्या करोगे, वही करना है जो अभी जस्ट बताया। यहाँ पे एवरेज वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थमेटिक मीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो जस्ट सॉल्यूशन बताइए। नो एग्जाम में हो जाएगा, बट अभी तो बेसिक लेवल का कर रहे हो, कोई टफ कैलकुलेशन इस केस में हो, इस पेपर के लिए हो। शुरू में मैंने बताया था क्वांटिटेटिव मेथड्स में आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो क्या आ रहा है, एवरेज नहीं बनाया, करो ऐड, फिर सबको ऐड करो, कितना नंबर है टोटल 50 67। सो एक्स बार निकालना था, क्या करना है, सबको ऐड करना है, 50 प्लस 68 प्लस 80 प्लस 94 प्लस 40 प्लस 72 प्लस 68, डिवाइड कर दो, कैसे डिवाइड करोगे 7। सो आ आएगा 67.4, ये एवरेज है, ठीक है। ये क्लास का सब स्टूडेंट का मार्क्स है, 60 बच्चे का मार्क्स दिया हुआ है, तो एवरेज मार्क्स निकालो 7% का, दैट इज दिस वन, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज। करो कैलकुलेशन, ऐड करने के लिए सिखाना पड़ेगा। आ गया, आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये भी कंक्लूजन निकालने के लिए बहुत अच्छा है। देखो जब एवरेज की बात हम करते हैं, हो गया तो मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुनिए, अगर नंबर अलग अलग है और इससे कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ा तो सब अपने हिसाब से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। सपोज अगर पूछा जाए एवरेज मार्क्स इसका क्या होगा, मतलब इसके अराउंड सेंट्रल पॉइंट क्या है, सब गेसिंग करके बताओ क्या होगा। ये आंसर आपको नहीं पता, सपोज क्या बताओगे आप, ऑप्शन देखो 50 68 80 कुछ ऐसा नंबर है, किसके आसपास आएगा, क्या लग रहा है 65 68 अराउंड कुछ लग रहा है। और इस केस में क्या होगा, हर पर्सन का आंसर अलग अलग होगा, लेकिन अगर उसी चीज को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं बाय दिस फॉर्मूला, तो हर किसी का आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो एक सिंगल कंक्लूजन होगा, और पहले वाले केस में क्या था, बहुत सारा कंफ्यूजन था, सबका डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होगा, तो हर लोग अलग अलग बात बोलेंगे, तो फिर किसकी बात सुनने वाला हो, पता चला किसी का भी सुनने के कंडीशन में नहीं रहे। सो इट्स बेटर एक मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टेक्निक जिसके थ्रू डिफाइंड है, तो आप उसके थ्रू ये आंसर ले आओ। अब ये आंसर सबका ही सेम आएगा, और जिसका भी अगर अलग आ रहा है, सबने आपने बोला ना सेम आ रहा है, मतलब अगर ये आंसर डिफरेंट आ रहा है किसी का, तो उसका गलत है, उसके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, लेकिन आंसर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप जब भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप ये कैलकुलेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे गलत होने का चांस खत्म हो जाता है। मतलब आपको फॉर्मूला जानना है, समझना है, लॉजिक बिहाइंड दैट फॉर्मूला वो समझना है, आंसर आपको कैलकुलेटर निकाल के दे देगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक सिंगल कंक्लूजन, सिंगल आंसर मिलना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक। गॉट माय पॉइंट? चलो ठीक है, एक किसी का और एग्जांपल दे रहे हैं। सो अगर इन अदर टर्म एक और डिफाइन कर लो, अर्थमेटिक मीन को डिफाइन कर लो। इन अदर वर्ड्स अर्थमेटिक मीन इज द
central point of the data which is given by the central point of data which is given by sum of the total number of observation which is given by the sum of the observations, sum of all the observations, sum of all the observations divided by the number of observations. Sum of all the observations divided by the number of observations. वो तो पहले ही लिख चुके हो, अब कैसे ठीक है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? क्लियर है? चलो, इसके बाद एक और टर्म है जो अरिथमेटिक मीन का ही मेथड है। देखो क्या, मान लीजिए मैंने ये बताया था नेक्स्ट लास्ट क्लास में ऑनलाइन में, मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन जो आप अभी रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे ना, x1 x2 इस तरह का, x सेंटर जा रहे थे, तो ये x एक नोटेशन x डाल रहे हैं जो वैल्यू होगा x1 x2 x3 इस तरह कहां तक जा रहा है, और सपोज x1 जो रोल नंबर 1 का जो मार्क्स आया है, मान लो 50 मार्क्स आया है सपोज, ये 50 एक से ज्यादा लोगों का भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपका मार्क्स जो है वो सिर्फ आपका ही आया, और किसी का भी मार्क्स आ सकता है। सो 50 किसी और का भी मार्क्स आ सकता है। सपोज ये दो लोगों का आया है, तो ये दो जो होगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसका नोटेशन ये लगाते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ काउंट, कितनी बार रिपीट हो रहा है एक ही चीज, सो वो फ्रीक्वेंसी है। सो 50 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह मान लो ये 65 आया है, ये 5 लोगों का है, सो ये हो सकता है। सो ये इसका नंबर्स है, और ये नंबर आप दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी f1 f2 भी मान सकते हो, बोलो हो सकता है। x1 जो है वो ऑब्जर्वेशन f1 टाइम आया है, x2 जो है वो f2 टाइम आया है, सो इस तरह से जा रहा है। सिमिलरली ये f3 हो सकता है, f4 हो सकता है, f2 कहां पर जाएगा, fn, ठीक है? ये तरीका है हमारे पास। एक और काम करते हैं, हम इधर से शॉर्टकट में एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर उसको आप खुद अप्लाई करना। दिस इज x, दिस इज f, 50 2 टाइम्स, 65 5 टाइम्स, ठीक है? नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, मान लो 70 मार्क्स आया है, वो 7% का आया है। सपोज 75 मार्क्स आया है 2% का, ऐसा हो सकता है ना? यस सर। सो अब अगर बोला जाए इस सब का सम करने बोला जाए, इसका एवरेज निकालो, कैसे निकालोगे? क्योंकि ये जो 50 है वो 2 बार आया है, तो इट्स बेटर कि आप दोनों का प्रोडक्ट ले लें f और x का। क्या हो जाएगा 100, 65 into 5 क्या होगा, ऐसा करो 65 को 60 प्लस 5 कर दो, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 65 30 300 होगा, प्लस 5 5 25 16 25 होगा, लिख दें आप, ठीक है? ऐसे कर लोगे तो आसान है, 65 में तो फिर करके देखना पड़ेगा, ऐसे ब्रेक कर लोगे तो आसान हो जाएगा। तो 70 to 7 ठीक है, 75 into 2 ये तो ऐसे भी कर लोगे 150, ठीक है? सबको जोड़ो, क्या आएगा बताओ जरा, 10 पैसा 25 90 और 50 है लास्ट में, तो 90 50 140 140 10, ठीक है? 1015 है या नहीं, चेक करो, ठीक है? सो ये आपका आया है, एक मिनट रुको, 1065 50 90 40 60, हाँ ठीक है 1065, ठीक है? 1065 जो है ये रिजल्ट आया है, ठीक है? और ये कितने में आया है, कितने लोगों का आया है, ये कैलकुलेट
2% है, ये 5% है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 7 14 to 16, चलो ठीक है, ये हो गया। सो एवरेज xy इज व्हाट? 1065 डिवाइडेड बाय 16, जो आएगा वो एवरेज होगा। ठीक है, सो ये कैसे हमने किया? अगर हमारे पास एक ही टर्म, एक ही नंबर रिपीटेडली किसी का आ रहा है, इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है? रोहित। ठीक है, क्या हुआ? ये जो भी आएगा कर रहे हैं, तो ये 106 और 16 करोगे तो आ जाएगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा। बस टेक्निक ये जानना है कि आपके पास ये एक्स और रिपीटेड टर्म्स आ रहा है, तब हमारा फॉर्मूला जो होगा वो कैसे चेंज करेगा। सो इन दैट केस अगर आपके पास अब इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाए, x1 ऑब्जर्वेशन था, f2 इस तरह से अगर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा fi xi, आई लिख देते हैं हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है आई से। सो दिस इज f1 x1, f2 x2, f3 x3, अब टू कहां तक जाएगा? कोई कंफ्यूजन है? इसका सम करोगे तो समेशन साइन f n कर दे या i कर? आई करिए। i होगा, i रेंजेस टू 1 to कहां तक जा रहा है? n तक। ये सम करोगे तो क्या हो जाएगा? समेशन f i रेंजेस टू 1 to n। तो अब आप एवरेज क्या कर रहे हो? इस कॉलम का सम डिवाइडेड बाय इसका सम। So x bar is equal to summation fi xi divided by summation fi, where I ranges to 1 to n, I ranges to 1 to n फॉर्मूला, या फिर इसको कभी-कभी नोटेशन n डाल देते हैं, तो आप इसको n भी लिख सकते हैं, where summation यहाँ पे लिखा जा सकता है where sum of fi is equal to n। लिख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है इसको कंफ्यूजन हो सकता है। तुम तो अभी तक पढ़े भी नहीं हो, तो तुमको नोट्स चाहिए। पहले समझ में तो आ जाए, फिर नोट्स का देखेंगे क्या करना है ना? सो इट्स बेटर क्लास में जो समझ में आ जाएगा वो बेटर ऑप्शन है। नोट्स में लिखा हुआ बहुत कुछ मिल जाता है, बट कुछ अंदर नहीं जाता, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और इतना बताने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, समझ में आ जाए, ठीक है? और वो सबको समझ में आ जाता है, क्लास में सबको समझ में आ जाता है, क्लास के बाहर समझ में आया कहे तब ठीक है, तब पता चला कि आप सच में समझे हैं। अब यहाँ एक्सेल वाले को भी बुला के बैठाएंगे ना, पढ़ा देंगे तो वो समझ में आ जाएगा उसको, लेकिन क्लास के बाहर जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं पता चलता। बता रहे हैं आपको, ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं हम लोग, तो मुझे पता है उनको भी समझ में आ जाने वाला है, बट ये बाद में तक याद रहे वो चीज सीखो। यस, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। मैथमेटिकल एग्जांपल भी दे दिया, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो भी बता दिया। यहाँ पे कैलकुलेशन का ट्रिक भी बता दिया है। डिवाइड करके 66.5 डिवाइड करके भी लिख लो, ठीक है, मतलब ट्रिक बोल रहा है डिवाइड करने के लिए। वाह, उसको भी ब्रेक कर लो, वैसे एडिशन में वो भी ब्रेक होता है, बट वो लंबी हो जाएगी। और चूंकि कैलकुलेटर रहेगा अवेलेबल तो फिर जरूरत ही नहीं है। अगर हो गया तो बताइए आगे। अब ये रफ में लिख रहे हैं सब लोग। नो मैम, एक्सेप्टेड कॉपी है। मेरा कॉपी जल्दी कर रफ में है, बेटर है रफ में है, घर पे जाके फिर से लिख लेना एक बार, ज्यादा अच्छा तरीका है, कम से कम इसी बहाने पढ़ तो लोगे। यस मैम, मेरा कॉपी किसी टाइप का हो सकता है, ऐसा लगता है। हां, ऐसा कुछ नहीं है। अंबानी और क्लासमेट अंबानी है तो क्लास से बाहर।
नहीं हम नहीं फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, मिटाओ से। चलो अब देखो इसमें है क्या, जो भी आप लिखे हैं, ये जो पूरा फंक्शन लिखे हैं इसको लैंग्वेज में भी लिख लीजिए। ठीक है, सो लिखिए in case of frequency distribution, लिखो in case of frequency, in case of frequency distribution, in case of frequency distribution means वैसे frequency given हो तब, ठीक है। in case of frequency distribution, the arithmetic mean is defined as x bar is equal to x1 f1 plus x2 f2 plus x3 f3 up to xn fn divided by क्या हो जाएगा summation fi, या फिर इसको ऐसे लिखो या फिर आप ये भी लिख सकते हो f1 plus f2 up to fn, और ये रिमूव होकर ये जो रिजल्ट है इसको फिर शॉर्टकट में इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज f1, सीक्वेंस में जाएगा f1 f2। ठीक है, दोनों ही लिख लो ज्यादा अच्छे। वो कैसे आया था वो बता दिया इन केस ऑफ टेबल। अगर लैंग्वेज में लिखना है तो ये मीन कैपिटल एफ से लिख सकता है, आपकी मर्जी। स्मॉल एक्स हम यूज करते हैं और स्मॉल एक्स ही सही है, स्मॉल एक्स ही सही है। कैपिटल एक्स भी अगर यूज करते हो तो कोई बात नहीं। कैपिटल एक्स देखे तो अच्छा है। कहाँ देखे थे? 10th तक में देखे होंगे, 10th तक में देखे होंगे, 10th तक में देखे होंगे। अगर कैपिटल एक्स यूज करते हैं दैट इज अबाउट होल पॉपुलेशन, जो कि अभी समझने की कंडीशन में तुम नहीं हो। अगर स्मॉल एक्स यूज करते हैं तो आप पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर लें तब वो कैपिटल एक्स आ जाए, तो वो हम लोग यूज नहीं करें, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। स्मॉल एक्स हर जगह वैलिड है, कैपिटल एक्स हर जगह वैलिड नहीं। लेकिन अगर आप नोटेशन डाल देते हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल पे आप है उस पे दोनों ही नोटेशन यूज किया जा सकता है, बट हायर लेवल पे कैपिटल एक्स यूज नहीं किया जाता। ठीक है, सो अगर सेफ साइड में रहना तो स्मॉल एक्स यूज करना। ठीक है, क्लियर है? अर्थमेटिक मीन, चलो ठीक है, मिटा दो ना। जितना आसान समझ में आ जा रहा है वो रियल में आ रहा है कि बस अभी के लिए आ रहा है? आ रहा है बस यू क्लियर है? मिस्टेक होगा या कंफ्यूजन होगा? ठीक है, चलिए इसके बाद अर्थमेटिक मीन जो हम पढ़ रहे थे वो सिंपल मेजर में जो है, सिंपल एवरेज, दैट इज अर्थमेटिक मीन। जो रेस्ट ऑफ टू है दैट इज मीडियन एंड मोड, दैट इज पोजिशनल एवरेज। सो लिख लो वहां पे मीन एंड मोड के केस में ब्रैकेट डाल दीजिएगा पोजिशनल एवरेज। टॉपिक मीडियन, नो टॉपिक, जो पहले लिखे हैं उसमें डाल दीजिए। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखा था ना, उसमें बाकी का जो 2 था वो पोजिशनल एवरेज है, दैट इज मीडियन एंड मोड। मीन इज सिंपल एवरेज, ठीक है, अर्थमेटिक एवरेज होता है वो। बाकी का जो 2 है वो पोजिशनल एवरेज है। ठीक है, हम इस टर्म को अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। पोजिशनल एवरेज, पोजीशन वर्ड है, एन लगा दो, पोजिशनल एवरेज। सो पोजिशनल एवरेज में जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट,
जैसे मान लीजिए पोजीशन वर्ड क्या आया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, इस तरह की हम बात करेंगे। मान लीजिए इस पर्टिकुलर क्लास को आपको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, ऐसा कुछ डिवीजन करना है। तो जब हम पार्टीशन कर रहे हैं तो पार्टीशन किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। तो वो पॉइंट में से बोल दिया जाए इस क्लास को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, कहां से कट करोगे? इक्वली आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दोनों में इक्वल पार्टीशन हो सकता है। सो आप हॉरिजॉन्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज कट करें तो वो इक्वल हाफ आ जाए, दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करें तो 2 इक्वल हाफ आ जाए। सो मीडियन जो है वो उसी तरह का है। अगर आप पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स, हाफ ऑफ डेटा इधर, हाफ ऑफ डेटा इधर आ जाए, देन दैट इज मीडियन। ये पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट, दिस इज मीडियन। मतलब क्लास को डिवाइड कर दिया जाए, पार्टीशन कर दिया जाए, तब वो पॉइंट है। जैसे मान लो क्लास में सपोज मार्क्स जो है वो रेंज क्या होता है, 0 to 100 होता है। सो 50 इज द पॉइंट जिसका 50% इधर आ जाएगा, बाकी का 50% उधर चला जाएगा। सो 50 इज द पॉइंट व्हिच इज मीडियन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो इन दैट केस 0 इज द मीडियन बोल सकते हैं। सो ये वो पॉइंट है जो पूरे डेटा को, सेट ऑफ डेटा है हमारा 0 to 100 पूरा सेट ऑफ डेटा है, उस पूरे सेट ऑफ डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज द मिड पॉइंट, है या नहीं? यस सो इक्वल पॉइंट अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, दैट इज दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज डिवाइडिंग द होल डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। सो ये पोजीशन के टर्म में डिफाइन कर रहा है, इसका न्यूमेरिकल नंबर होगा जो कि 50 है, लेकिन डिफाइन हम कैसे कर रहे हैं? दिस इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स द होल डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, पोजीशनल एवरेज कहने का मतलब ये। और कैलकुलेशन में जो आप मीन निकाल रहे थे वो कंप्लीटली कैलकुलेशन होगा, इसको भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, बट वो हमेशा एक पॉइंट की बात करेगा, मोड एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेगा। लेकिन मीन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, उसको आप ग्राफिकली नहीं बता सकते, हम कभी भी ऐसे ग्राफ में नहीं बता सकते। जैसे भी वाले क्वेश्चन में आया था ना 67 पॉइंट समथिंग, तो हम यहाँ पे 67 पॉइंट समथिंग ऐसे नहीं लिख सकते, 67 नहीं लिख सकते, 43 आया था, देखो चेक करो। मेरी याददाश्त इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। सो अभी जस्ट आप कैलकुलेट किए थे 67.43 था, तो वो ऐसे हम ग्राफ में इसको नहीं शो कर सकते क्योंकि ये कोई पॉइंट नहीं होता है, इसको ग्राफिकली लोकेट नहीं किया जा सकता, बट मीडियन और मोड को ग्राफिकली लोकेट किया जा सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, दैट इज अ पोजिशनल एवरेज। ये पोजिशनल एवरेज नहीं होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ग्राफ पे नहीं बताएंगे इतना एवरेज है। जैसे मान लो आपके क्लास का मार्क्स, अभी मैंने बताया था 65% इज द एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास, बताया था। ये पॉइंट ग्राफ में शो करके कहां बताओगे? पूरा क्लास का मार्क्स ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें बताओ कहां है, तो वो पॉइंट आप नहीं बता पाएंगे। करके देखना इसको, जैसे अभी आया था एग्जांपल था ना, उसमें ग्राफ में कहीं शो करके दिखाओ, तो जो भी तरीका आपको ग्राफ का आता है क्या वो दिखाया जा सकता है? देखो तो जो एग्जांपल अभी जस्ट आपकी हो, अभी जस्ट एग्जांपल था ना, 50 मार्क्स था, 74 90 इस तरह का मार्क्स था, है ना, उसको ग्राफिकली बता सकते हैं क्या? चेक करके देखिए जरा, करके देखो, वो हम बता रहे हैं नो, प्रैक्टिकली देखो करके बताओ ना। लाइन जो बनता है वो लाइन कैसे बनाएंगे बताइए? इतना मार्क्स, इतना मार्क्स इसका है, इतना मार्क्स इसका है, इस तरह अलग अलग लिख कर रखा हुआ है, आप उसको एक जगह मर्ज कैसे करके बताओ? वो पॉइंट कहाँ होगा बताओ, देखो चेक करके देखो है या नहीं पॉसिबल। स्केल छोड़ दीजिए, मान लीजिए एक स्टूडेंट का मार्क्स 30 आया है, तो एक का मार्क्स सिर्फ 3 ले लो, छोड़ो उतना लंबा चौड़ा डेटा, एक का मार्क्स 30, एक का मार्क्स 40 है, एक का मार्क्स 50 है, तो ग्राफ में तो यही 30 40 50 होगा। मिड पॉइंट जो आएगा वो ग्राफ में कहां शो करोगे? सपोज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा कोई ग्राफ है, कहां शो करोगे? और उन तीनों के कॉम्बिनेशन से वो बन रहा है, कैसे बताओगे? क्योंकि किसी और के नंबर के कॉम्बिनेशन से भी वो आ सकता है, एग्जैक्टली इसी के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, ये बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ग्राफिकली या फिर पोजीशन इन अ ग्राफ, इन अ पेपर आप नहीं बता सकते एवरेज का, बट
मीडियन और मोड का एवरेज पॉइंट ग्राफिकली बताया जा सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो पूरे डेटा को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा कोई पॉइंट मीडियन नहीं है, ठीक है, सॉरी मीन, हाँ मीन नहीं, बट मोड और मीडियन है, सो इसीलिए उसका नाम पोजिशनल पड़ा है, ठीक है। टाइम हो गया, घड़ी के सिवा कुछ और दिखता है? पोजीशनल में ग्राफ शो करेगा। हाँ, पोजिशनल में को ग्राफिकली लोकेट किया जा सकता है, बट ऐसे बाकी को नहीं किया जा सकता। करके देखो, बस यही चीज बताना चाह रहे हैं, नहीं हो पाएगा। एक्सपेरिमेंट फेल, which type of experiment is this? चलो ठीक है फिर ऑनलाइन